Hello students, this is Atul sir through his YouTube channel presented before you all, bringing a new chapter from parts of speech. The name of that chapter verb. Guys, आप सब लोग जानते हो, you know very well about verb, है ना। आप वर्ब के बारे में जानते हो कि वर्ब का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब, है ना। वर्ब की हिंदी अगर हम लोग जाने, है ना, तो वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। क्या होती है? क्रिया। यानी कि जब वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हो, क्रिया का मतलब क्या होता है? करना ही क्रिया है। मान लीजिए राम लखनऊ जाता है, आप किसी से सेंटेंस पूछते हो राम लखनऊ जाता है, ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? राम। राम कहां जाता है? लखनऊ। तो यानी कि कौन जाता है? राम जाता है। कहां जाता है? लखनऊ जाता है। अब राम लखनऊ, अगर बीच में जाता है हटा दिया जाए, अगर बीच में जाता है हटा दिया जाए, तो वो जो सेंटेंस है, द फॉर्म ऑफ दैट सेंटेंस विल बी डैमेज। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के फॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट्स वहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको शायद याद होगा जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे, वहां पर हमने वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, है ना। वर्ब के काइंड्स आप लोगों को याद होगा कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए अभी हम काइंड्स पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ब इन अवर कमिंग एग्जामिनेशन। हमारे आने वाली परीक्षाओं में, है ना, परीक्षाओं के लिए वर्ब का क्या उपयोग है उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। यानी कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग जाने वर्ब स्पेलिंग क्या होती है? VERB। वर्ब को हम के हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? देखिए अब वर्ब की डेफिनेशन, सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, है ना, कि वर्ब की डेफिनेशन होती क्या है ना। तो हम देखो सबसे पहले हम आपको ओरल बताना चाहते हैं। आई वांट टू टेल यू एट फर्स्ट ओरल अबाउट वर्ब डेफिनेशन। देखिए अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड विच, अ वर्ब इज अ वर्ड विच यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। क्या कहा मैंने? अ वर्ब इज अ वर्ड, है ना। आप लोग अपने माइंड में लिखते रहिएगा, कॉपी में भी, मेरे साथ ही अपनी कॉपी, है ना, अपने सामने रखिएगा और अपने साथ अपने हाथ में पेन रखिएगा, तुरंत उसको नोट करते चलिएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, ठीक है। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन भी हम लोग समझ लें। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स अबाउट समथिंग, सॉरी, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, है ना। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताने का कार्य करती है। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बोला, राम लखनऊ जाता है ना, रमेश लखनऊ जाता है, रमेश गोज टू लखनऊ, ठीक है ना। तो ये जो गोज वर्ड आया है, गोज, अब गोज जो वर्ड आया है ये किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है और लखनऊ के बारे में बता रहा है। राम लखनऊ जाता है, कौन जाता है? राम। राम कहां जाता है? लखनऊ। यानी कि दोनों के बीच में इसने जोड़ने का कार्य नहीं, बल्कि एक दूसरे को एक मतलब रिलेशन में का भाव प्रकट कर रहा है पर। तो राम लखनऊ जाता, राम गोज टू लखनऊ। यहां गोज जो वर्ड है ये राम के बारे में बता रहा। तो आप लोग समझ गए कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, या अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग समझ गए होंगे क्या कहा हमने। ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड for saying something about some
पर्सन और थिंग। ठीक है, क्या कहा मैंने? ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, एक शब्द, एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो, एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताने का कुछ कार्य करती है। या अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वर्ब इज अ word that states something about some person or thing। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसके कार्य करने के बारे में बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस वी नीड वर्ब, हमें वर्ब की आवश्यकता होती है। हमने अभी बताया आपको, जैसे हम आप एग्जांपल देखो, आपके सामने डेफिनेशन आ गया। ठीक है, हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अदिति लॉव्स, LAUGHS, अदिति हंसती है। या अगला, रमेश गोज टू लखनऊ, रमेश लखनऊ जाता है। यानी कि देखिए यहां पर ये जो वर्ड है ये क्या है, लॉव्स वर्ब है। ठीक है, गोज जो वर्ड है ये आपका वर्ब है। देखिए यहां पर लॉव्स किसके बारे में बता रहा है, ये विशेषता नहीं बता रहा, अदिति हंसती है, यानी कि अदिति के क्रियाकलाप के बारे में बताया जा रहा है कि अदिति का एक्शन क्या है, अदिति कर क्या रही है, हंस रही है। ठीक है ना। अच्छा, रमेश गोज टू लखनऊ, यहां पर गोज जो वर्ड है विशेषता नहीं बता रहा, यानी कि रमेश के लखनऊ जाने के क्रियाकलाप के बारे में बता रहा है। तो आप समझ गए कि जो वर्ब होता है ये विशेषकर कार्य, मतलब क्रिया का मतलब कार्य करने के बारे में बताता है, कार्य करने के भाव को प्रकट करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग डेफिनेशन समझ गए, है ना। डेफिनेशन समझने के बाद एग्जाम्पल समझ लिए, है ना। करना, कुछ करना ही वर्ब है, कुछ करना ही वर्ब है। अब आइए डेफिनेशन आप समझ गए। ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। या अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने के बारे में बताए, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले मेरे साथ, है ना, और कॉपी में नोट भी करते चले। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलेंगे। वर्ब जो है अभी मैंने बताया कार्य करना ही, समथिंग विच बी डन, समथिंग अ थिंग इज डन, जो कुछ हम करते हैं या कोई वस्तु के द्वारा कुछ किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब वर्ब कर क्या सकती है, ए वर्ब में टेल अस, वर्ब में टेल अस, यानी कि ए वर्ब एक क्रिया में टेल अस हमें कुछ बता सकती है ना। अ वर्ब में टेल अस हमें कुछ बता सकती है। क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बता सकती है, व्हाट अ पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग डच। देखिए सबसे पहले व्हाट क्या, अ पर्सन एक व्यक्ति और थिंग कोई वस्तु, थिंग मतलब डच करता है कि एक व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ कर क्या सकता है ना। अभी मैंने आपको बोला था अदिति, LAUGH, अदिति लॉव्स, अदिति हंसती है। ठीक है, अच्छा रमेश गोज टू
लखनऊ। प्यारे बच्चों आप लोग समझते रहिएगा, अभी हमने आपको एग्जाम्पल बोला था, अब आपको हम बता रहे हैं। अदिति हंसती है, ठीक है, रमेश गोज टू लखनऊ, रमेश लखनऊ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कि जो वर्ब है लाफ्स और गोज, यहां पर ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है वो कर क्या सकता है, ठीक है। यहां अदिति पर्सन में आता है और रमेश भी पर्सन में आता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर डज मतलब करना, डू डज डिड, अभी हम आपको वर्ब के फॉर्म बताएंगे इसी में, ठीक है। अदिति लाफ्स यानी कि अदिति की क्रियाकलाप क्या है, हंसने की है, ठीक है। रमेश के लखनऊ जाने की क्रियाकलाप जाने, मतलब जो गोज वर्ड है रमेश के लखनऊ जाने के बारे में बता रहा है, क्रियाकलाप रमेश लखनऊ जाता है तो उसके एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि रमेश लखनऊ जाने का कार्य करता है और अदिति हंसने का कार्य करती है। तो सबसे पहले वर्ब क्या बता सकता है कि एक व्यक्ति या वस्तु को कर क्या सकता है, ठीक है ना। देखिए नंबर 2, आप मेरे साथ ही लिखते रहेंगे, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर, व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर थिंग। देखिए एक चीज है ना, एक फैक्ट ये है, एक फैक्ट वो क्या है कि व्हाट इज डन, क्या किया गया, टू अ पर्सन आर थिंग, यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाता है। देखिए भाई ये चीजें डन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वॉइस में मिलेगा। जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ाते हैं तो पैसिव हम केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अदिति हंसती है और रमेश लखनऊ जाता है, तो दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गई। अब यहां पर मैंने कह दिया गया, मैंने कहा आपको बताया क्या, The chair is ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूट गई है। अब भाई देखिए कुर्सी रखी है, सपोज दैट आंधी भी नहीं चली, हवा भी नहीं चली, या किसी जानवर ने उसको इधर उधर हिलाया भी नहीं, मतलब इधर उधर उसको मतलब पुश भी नहीं किया, उसके बाद भी कुर्सी टूट गई। तो यानी कि व्यक्ति बैठा था उस पर, है ना, और बैठने के साथ इधर मतलब हम लोग जब इधर उधर मूव होते हैं, ठीक है, तो वो कुर्सी अगर मान लीजिए अक्सर लोग क्या होते हैं दोनों पैर उस पर रख लेते हैं, ठीक है, पूरा बिल्कुल अपना जो पूरा जोर है पूरा फोर्स जो पीछे कर लेते हैं, यानी कि जो पांव हैं, जो लेग्स हैं उस कुर्सी के, वो डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो यानी कि कुर्सी टूट गई है ना। तो यानी कि कुर्सी अपने आप तो भाई टूटेगी नहीं, या तो किसी ने तोड़ा, जैसे हवा आंधी चली, यानी कि कुर्सी आंधी से टूट गई, आंधी आई और कुर्सी टूट गई, तो यानी कि वहां पर किसी दूसरे के द्वारा मतलब कार्य किया गया। तो द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूट गई, यानी किसी के द्वारा तोड़ी गई, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, जैसे द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज पनिश्ड, लड़का दंडित किया गया। यानी कि जो अब लड़का मतलब मान लीजिए एक लड़का क्लास 9th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, ठीक है, वो दंडता करता है, कोई गलती करता है तो उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, तो पनिश किया जाता है। तो किस लिए, तो अपने आप तो दंडित होने गया, किसी के द्वारा उसको दंड दिया गया है ना। तो यहां पर कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, यहां पर कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, जिसमें दूसरे के द्वारा कार्य किया जाता है और सहने वाला कोई दूसरा होता है, ठीक है ना। अब तीसरा बच्चों ये है, हमने आपसे बोला कि व्हाट आ पर्सन और थिंग इज। देखिए तीसरा काइंड है, मतलब काइंड नहीं है, ये वर्ब हमें बता क्या सकता है। तो सबसे पहले कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, कि एक व्यक्ति या वस्तु करता क्या है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन, कि उसके लिए किया क्या जाता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कि कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या, ठीक है। हमने कहा ही इज डेड, वो मरा हुआ है, ठीक है, ही इज डेड हमने बोल दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने यहां पर बोल दिया, नंबर 1, नंबर 2, ही इज आ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ठीक है ना। अब देखो इज तो आपको बताया होगा, लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताया था ना, तो इज आ गया, तो वो क्या है, डॉक्टर है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या। तो आप 3 चीजों को समझ चुके हैं कि वर्ब हमें क्या बता सकती है, कि कोई व्यक्ति या वस्तु करता क्या है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग। दूसरा बता गया कि
किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि परिणाम कार्य कोई दूसरा करता है, परिणाम कोई दूसरा भोगता है। व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या, है ना। इन तीनों चीजों को हम समझ लिए। तो एक वर्ब हमें क्या बता सकती है, तुरंत अपनी कॉपी और पेन उठाइए और फटाक से नोट कर डालिएगा, है ना। और ये एक एकदम नई चीज है, एकदम ये नई चीज। ऐसे जैसे दाल है, उसमें तड़का मार दो, दाल का जो स्वाद है बिल्कुल बदल जाता है, वैसे बिल्कुल इसको तड़का मार लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत अच्छे से इसको आप समझने का प्रयास कर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स। अ वर्ब में टेल अस, कि हमें कुछ बता सकती है। क्या, व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज। दूसरा, व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग। तीसरा, व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कि कोई व्यक्ति या वस्तु होता है क्या। ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब। अब हम लोग वर्ब के काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, काइंड्स के। वो वेरी गुड। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब चलेंगे तो हमको समझ में आता है। और अगर हमने आपको क्या कहते हैं लगातार आपको मैंने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा आप एबव ले गए, फिर आपको बिलो कर दिया, नो, आपको बिलो से बिल्कुल एबव। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां पर हमको नीचे देखने की कोई आवश्यकता। देखिए हम जब किसी का आधार मजबूत होता है, बेस, तो व्यक्ति की जो हाइट है, जो पीक है ना, शिखर है, वो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें पहले अपने बेस को मजबूत करना होगा। ठीक है। अब आइए काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, है ना, मीन्स वर्ब के प्रकार। देखिए वर्ब के प्रकार दो होते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव को क्या 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 कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सर आप जब शुरुआत में स्टार्ट किए थे अपने लेक्चर को, उस लेक्चर में आपने बताया था कि वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, कई वर्ब आपने हमको बताई। ठीक है। तो हम आपको यहाँ एकदम कॉन्फिडेंटल कर देना चाहते, बिल्कुल विश्वस्त कर देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस आपको देना चाहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट टू फेयर अबाउट दीज। ओके, अब आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक, लिंकिंग वर्ब, ये सब इन्हीं दोनों में आ जाती हैं। ठीक है। खैर हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यार सर हम समझेंगे कैसे। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने क्रिएट होने लगती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हमें क्रिएट नहीं करना है, समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है ना। देखिए सकर्मक क्रिया, तो ऑन द स्पॉट किसे बता दीजिए भैया, वह क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने अर्थ की पूर्ति के लिए, यानी कि वह शब्द जो अपने अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की सहायता लेता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखता है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांसिटिव क्या कहते हैं, वह वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। भाई ये तो हमने हिंदी बोल दी, तो हिंदी क्लास तो चल नहीं रही, इंग्लिश की क्लास चल रही, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे द वर्ड, क्या कहा मैंने, अ वर्ड विच रिक्वायर्स, क्या कहा मैंने, अ वर्ड विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट, सॉरी, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, a verb which requires an object after it to complete its sense, to complete its sense is called transitive verb। देखिए a verb which requires an object after it to complete its sense is
कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। समझ गए आप लोग क्या कहा मैंने? अ वर्ब विच रिक्वायर्स, ए वर्ब एक क्रिया विच जिसको रिक्वायर्स आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट एक कर्म की, एक ऑब्जेक्ट की, आफ्टर इट अपने बाद, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, इट सेंस अपने अर्थ को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जिस शब्द को आवश्यकता होती है ना, वही क्या कहलाता है? ट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा न प्रकट कर पाए उससे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? आइए जैसे ही, एग्जाम्पल, ही इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। ठीक है, सॉरी बना रहा है। ठीक है ना? अब टी क्या है? चाय, वह ऑब्जेक्ट है। मेकिंग क्या है? वर्ब है। अब देखिए इज क्या है? तो इज और मेकिंग, अब ये बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये बन जाएगी मेन वर्ब। ठीक है ना? और टी, यानी कि ये जो वर्ड है इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। अब देखो मेकिंग के बाद अगर इस शब्द को हटा देते, ही इज मेकिंग, तो वो बना रहा है, अगर टी ना लगाया जाता और कुछ, ही इज मेकिंग एन आर्ट, एक कला बना रहा है, चाय बना रहा है ना। ही इज मेकिंग अ टेबल, एक टेबल बना रहा है। ही इज मेकिंग अ गुड बॉय हिम, है ना, एक उसे अच्छा लड़का बना रहा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ट्रांसिटिव वर्ब अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए, वह शब्द जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ गए ना? आइए इसको समझ रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब पर। किस पे चर्चा करेंगे? इन ट्रांसिटिव वर्ब पर। देखिए यहां पर हम लिखते हैं, हम बीच में आपको बिल्कुल गैप दे रहे हैं ना। क्या कहा हमने? ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू complete its sense but it has its complete sense without it is called intransitive verb। ओके, देखिए अ वर्ब एक क्रिया विच जिसको डज नॉट रिक्वायर आवश्यकता नहीं होती है, एक ऐसी क्रिया जिसको आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के आफ्टर अपने बाद, टू कंप्लीट इट्स सेंस एक ऐसी क्रिया जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। बल्कि इट हैज इट्स कंप्लीट, बल्कि अपना पूरा अर्थ प्रकट करती है और इसके बिना, विदाउट इट यानी बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है। क्या कहते हैं? उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बोला था ना, CLAUGH लॉफ्स, वो हंसती है ना, वो हंसती है। ही इज डांसिंग, दूसरा है ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है। यानी कि अब देखो इन शब्दों के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इन शब्दों के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। गाइस आप लोग समझ गए ना? तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच A verb is a word which used for saying something about some person or thing is called verb। ठीक है, या दूसरे भी आर करके आप लिख सकते हो, a verb that states something about some person or thing is called verb, है ना। वर्ब को हमने बताया कि 3 रूपों में कार्य करता है, उसके बाद आपको काइंड्स बताए गए। ठीक है ना? चलिए ये आप समझ गए ट्रांसिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता। देखिए अभी इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, अभी आप जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? अगर देखिए वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ही ऑब्जेक्ट होगा, तो वहीं पर क्या बनेगा? ये
आपका पैसिव वॉइस, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनेगी, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अभी पैसिव वॉइस में आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग आगे अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सर ने दो काइंड बताए, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। आप समझ गए कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब है और जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसिटिव वर्ब के अब ट्रांसिटिव वर्ब की जानकारी हो जाएगी तो एक्टिव से पैसिव हम जब बनाएंगे तो वहां पर भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कई सारी चीजें, लिंकिंग वर्ब बताया था। क्या बताया था? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं? संयोजक, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब जैसे ये आपने इसको देखा बी देखा, तो बी लिंकिंग वर्ब बी का ही एक रूप है, यानी कि बी ही अकेला एक ऐसा जो लिंकिंग का कार्य करता है। इज, एम, आर, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं? वाज, वर, ठीक है ना। ये उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म भी होता है बीन। क्या होता है? बीन। और इसका आईएनजी फॉर्म भी होता है बीइंग, ये एनजी फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये सब आपके प्रेजेंट फॉर्म है, इज, एम, आर, ओके। और वाज एंड वर आपके क्या है? पास्ट फॉर्म है। और बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है। बीइंग क्या है आपका? आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। देखिए अक्सर आप देखते होंगे जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, अक्सर टू बी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो आपको वहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जो टू बी है ये जानते हो इन्हीं का रूप है, इज, आर, एम का ही रूप है, ठीक है ना। अभी आपको जब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे, इन्फिनिटिव में हम आपको बताएंगे कि टू क्यों आया, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव का चैप्टर जब लेकर के आएंगे तो वहाँ क्लियर करके आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम, है ना। ये नहीं कि आज हम नाउन पढ़ा दिए, कल आपको हम नरेशन पढ़ा दें, परसों आपको सिंटैक्स पढ़ा दें, नो। हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर को एंजॉय कर सको और अपने कॉपी में और अपने फैमिली में अपने से छोटे जो है, ये जो आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है ये 9, 10, 11, 12 बल्कि थर्ड क्लास से लेकर के किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेबल है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग समझ गए, लिंकिंग वर्ब भी समझ गए, बी ही अकेला है जो लिंक कार्य करता है, इसके इज, एम, आर, ठीक है ना। वाजवर, अब इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट में। वाजवर का प्रयोग पास्ट में। और बीन का प्रयोग आप जानते हो, हैव बीन, हैज बीन, है ना। विल हैव बीन शैल में अभी पैसिव वॉइस में लगेगा ही। बीइंग आईएनजी होता है। अभी जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग अक्सर आपको वहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना। और टू बी हमें समझाना था, तो टू बी आप समझ गए। अगर आपको कहीं भी मिलता है तो हमको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तुरंत समझ लेना है टू बी जो है लिंकिंग वर्ब है जो बी का कार्य करता है, इज, आर, एम का कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे हर स्टेप को समझते चल रहे हैं ना। देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। हमने ये भी बताया था, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स इसको कहते हैं विधि सूचक सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? विधि सूचक। देखिए इसके दो रूप होते हैं भाई, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ए यू एक्स आई, समझ लीजिएगा, ए यू एक्स ऑक्सिलरी है ना, और वी। दूसरा होता है आपका मॉडल, एम ओ मॉडल, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई वर्ब, ओके। देखिए प्राइमरी में सबसे पहले आपका आता है बी, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, ओके, समझ गए, ठीक है ना। अब फिर आता है डू से ही बना है डू, डज, डिड, ठीक है ना। फिर आता है हैव से ही बना है हैव, हैज, हैड। मेरी बात समझ गए ना। तो देखिए प्राइमरी में केवल इतने आते हैं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। उसके बाद डू से ही डू बना है डज और डिड, ठीक है ना। हैव से ही हैव बना, हैव, हैज, हैड, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। तो हैव, हैज, हैड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हैव से। डज और डिड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? डू से। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। बीइंग या बीन का प्रयोग मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई? बी से। आप समझ गए। मॉडल में क्या होता है? मॉडल में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। विल,
विल का क्या होता है? वुड। क्या होता है बच्चों? वुड। फिर आता है शैल, ठीक है ना, शैल का क्या होता है? शुड। ओके, समझ में आता नहीं ना मेरी? ओके, शैल का क्या हो जाएगा? शुड। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? कैन। कैन का क्या होता है? कुड। ओके, मे का क्या होता है? माइट, MIGHT, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है मस्ट, MUST। मस्ट का पास्ट क्या होता है? मस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है नीड, नीड का नीड ही होता है, ठीक है ना। आर्ट टू, OUGHT, आर्ट टू का क्या होता है? OUGHT, आर्ट टू, ठीक है ना। फिर आता है यूज टू, इसका भी क्या होता है? यूज टू, ठीक है। ये आपके सब क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है ना। देखिए जो इधर लिखे हुए हैं ये प्रेजेंट फॉर्म है और जो उधर लिखे हुए हैं पास्ट फॉर्म। अच्छा, इसको हमने लिखा क्यों? इसलिए लिखा, जब अभी नरेशन का हम चैप्टर लेकर के आएंगे तो वहां पर अगर डायरेक्ट में इन शब्दों का प्रयोग होगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, शैल होगा तो शुड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मस्ट होगा तो मस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ड आएंगे, ठीक है, तो हम इनको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना। अक्सर हम बोलते हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए, है ना, वी शुड गो, आई शुड गो देयर, मुझे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आई शुड हेल्प दी पुअर, ओके, हमें वहां चलना चाहिए, वी शुड मूव देयर, है ना। हम लोग अक्सर बोलते हैं आओ उनकी सहायता करें, लेट अस हेल्प देम, है ना, अक्सर। तो जब हमको ये चीजें आएंगी तभी तो वहां पर हम अपने स्पीकिंग मेथड को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हमको बेस तैयार नहीं है, हम सोच रहे हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, है ना। आई एम थिंकिंग अबाउट टू स्पीक इंग्लिश वेल बट वी डोंट नो अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन हाउ कैन आई इमेजिन आवर सेल्फ becoming a good scholar, becoming a good lecturer of English? No, we should think about then when we have gained a lot of knowledge about basic concept of any subject. Okay, चलिए हम लोग समझ गए। ओके, अब हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, ऑक्सिलरी तक पहुंच गए हैं। आइए ऑक्सिलरी, फिर हमने आपको चर्चा में बताया था मेन वर्ब। क्या बताया था? मेन वर्ब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। ओके, मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। देखो भाई, बिना मेन कहा गया ना, घर पे आपके मम्मी पापा हैं तो पापा मम्मी क्या है? मुखिया है, हमारे मेन है, बाबा हैं, है ना। अक्सर मतलब जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी अलग अलग होती है ना। तो वैसे मेन वर्ब, है ना, बिना मेन वर्ब के आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे आपसे हमने कहा, जैसे आपको मैंने कहा अतुल सर is teaching English grammar। अतुल सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? अतुल सर। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। इंग्लिश ग्रामर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना? तो यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? टीचिंग है ना। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ING लगता है। आप समझ गए ना? तो बिना मेन वर्ब के आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। मेन वर्ब आप जानते हो, मेन वर्ब की कई मतलब 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने किसी से कहा गो, क्या कहा? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। क्या होता है? गॉन होता है, ठीक है ना। एक चीज यहां पर है, गो, वेन, गॉन हम जानते हैं, है ना। इसकी एक होती है गोइंग। ये जानते हो क्या? ING फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, फिर आता है गोज। ये इसको कहते हैं S या ES फॉर्म। क्या कहते हैं? S या ES फॉर्म। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फिर ING फॉर्म और फिर S या ES फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और S या ES फॉर्म। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, S या ES फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, बहुत ही जरूरी है वो, है ना। उसके बाद हम चर्चा डिस्कस को, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। एक नई चीज है, एक होता है कॉग्निटिव, है ना।
सॉरी, वर्ब को जब हम पढ़ते रहते हैं तो वर्ब को पढ़ते पढ़ते हमको आवश्यकता होती है कि वर्ब, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही डिस्कस आपसे कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैंने पहले ही बताया था। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। शायद आप लोगों को याद आया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ही गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक सेब दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ही सब्जेक्ट है, गेव मेन वर्ब है, मी और एन एप्पल दोनों ऑब्जेक्ट हैं, है ना। हम जानते नहीं है, जानकारी ना होने के कारण ये नहीं सोच यार पूरा कह देते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन में भाई नहीं रहना हमें, है ना। हम बताएं कि हमारा नॉलेज बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, आवर नॉलेज शुड बी स्ट्रांग, देन वी शुड स्पीक, देन वी शुड ओपन आवर माउथ अबाउट दैट चैप्टर, अबाउट दैट डिस्कस, है ना। जब हमें आता होगा तभी वहां पर अपने मुंह को खोलेंगे, नहीं आता तो आप दूसरों को सुनते रहिएगा, ठीक है ना। जब हम डीप नॉलेज किसी चीज का लेते हैं, देखिए हम करते करते अभ्यास, व्हेन वी व्हाइल वी कंटिन्यू वर्किंग एक्सरसाइज, है ना, वी are able to learn a lot of things, because by doing mistakes we continue try to reach to find our goal। प्रयास करते करते हम गलती करेंगे तो उन्हीं गलतियों में अपने लक्ष्य को हम पा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ही गेव मी एन एप्पल, अब भैया यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट मिले, एक ये मी है और एक है एन एप्पल, ठीक है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं। तो मी आप किसको किससे लगाओ, मैंने आपको मेथड बताया था, उसने मुझे क्या दिया? सेब दिया, ठीक है ना। तो सेब क्या सजीव है? नो, ये लाइफलेस होता है, ठीक है ना। उसने सेब, एक सेब किसको या किसे दिया? मुझे दिया। तो एक बात आप याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो देखिए, और ऑब्जेक्ट का क्रम क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ओनली वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस दोनों का क्रम आ जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। तो याद रखना, किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। क्या कहा मैंने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है ना। चलिए आपको हम और भी तरीका बताते हैं, इनडायरेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट बाद। अगर आपको डायरेक्ट को पहले लिखना है तो आप टू या आर, फार का प्रयोग कर कर आप बना सकते, टू या फार का प्रयोग करें, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले आए। इसी सेंटेंस को देखिए, है ना, ही गेव एन एप्पल टू मी, समझ में आ गया। तो देखो एन एप्पल डायरेक्ट पहले आ गया और टू का प्रयोग करके हमने इनडायरेक्ट को बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है ना। जैसे कैन यू मेक टी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो या बना सकती हो, ठीक है। तो टी पहले आ गया और फार का प्रयोग करके मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो आप ये भी समझ गए कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो उनका क्रम क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले, यानी कि इनडायरेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। तो हमने क्या मेथड बताया है? टू और फार का प्रयोग करके, टू या फार का प्रयोग करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। क्योंकि अभी जब एक्टिव से पैसिव स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, चैप्टर हम लेकर आएंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अक्सर हम लोग भाई ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे और दोनों ऑब्जेक्ट आए तो दोनों से बन सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इसको क्लियर करेंगे, वैसे तो क्लियर हमने यहीं पर आपको कर दिया, ठीक है ना। अब एक नई चीज इसके बारे में और है, उसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। एक होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, बस यही लास्ट आपका है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कभी कभी एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग, क्या कहा मैंने? एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग, एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग
to the verb, to the verb is called a cognate object, a cognate ऑब्जेक्ट, है ना। नई जानकारी है, बिल्कुल बिल्कुल नई चीज है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या? एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट सिमिलर, समान हो, इन मीनिंग, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ में समान हो, और किसके? टू द वर्ब, यानी कि सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब है और उसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि वह ऑब्जेक्ट सेंटेंस में प्रयोग हुए वर्ब के समान हो, ठीक है, अर्थ रखता है, उसे हम कहते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है? ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, ही डाइड वो हमारा एक ग्लोरियस डेथ, उसकी मृत्यु कैसी हुई? शानदार हुई। उसने कैसी मृत्यु पाई? एक शानदार। तो डेथ डाइड, डाइड मेन वर्ब है और इससे देखो डेथ और डाइड समान अर्थ ना, मृत वो हमारा, तो यानी कि जो समान अर्थ रखता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही FOU जे फॉट ए गुड फाइट, ही फॉट ए गुड फाइट, उसने कैसी लड़ाई? फाइट मीन्स नाउन है और फाट क्या है? वर्ब है, यानी कि इसका तो ये जो मेन वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों का समान अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। एक लास्ट सेंटेंस है, शी sang ए स्वीट सॉन्ग, शी sang ए स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। अब कैसा गीत गाया? सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गीत, और स्वीट से कोई मतलब ही नहीं है, तो एडजेक्टिव है। सैंग मतलब मेन वर्ब है, यानी कि ये जो मेन वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों का समान अर्थ रखते नहीं लगते, यानी कि कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसी देखो हिंदी में आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं, एक कॉग्निट ऑब्जेक्ट का अर्थ है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुए वर्ब के समान हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए वर्ब का एक नया चैप्टर में लेकर आया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको स्टार्ट से बहुत अच्छे से क्लोजली अध्ययन करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, है ना, और जितना हो सके, है ना, अगर आपको कहीं और भी कुछ मिलती है, कोई चीज मिलती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिखिए कि सर आपने इसको नहीं बताया या मैंने बताया। जो चीज मेरे द्वारा बताई गई है आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको देखें, और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे जो वीडियो के नीचे जो लिंक होगा उस लिंक के नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर होगा, आप उस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करें और जो आपको कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करें। थैंक यू। आप देखते रहिए अतुल सर का अपना वीडियो। धन्यवाद।